हाँ, तो पुस्तक को इधर काटो, थोड़ा सा दोगे तो मैं देखता कि गला में दर्द दे रहा है। वो देख तो नुकीला किला रखा है, हैं? उसको इधर से ऐसे घुसा के अच्छे से सफाई कर दो। नहीं सर, 2 दिन से पता नहीं गला का है। बता के दुखता तो कितना अच्छा, नहीं कारण जान देते हम लोग हैं। हाँ, तेरा तो टॉन्सिल ही बढ़ गया था। तेरे 2.5% बाटल चढ़ेगा। ए भगवान। हाँ चलो, तो अपन कल देखे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टार्ट किया था। हाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कुछ लिखाया नहीं था, नहीं शुरू कर रहा था उसी को। क्या लिखे हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, बोलो तो। हाँ? अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा लिख लो फिर उसको पहले। हाँ लिखो, तो थोड़ा सा पहले लिखो, फिर इसको लिखना, पहले लिखो। और कुछ लिखेंगे उसी टॉपिक, इसी टॉपिक में लिखो। सपोज अ पोटेंशियल V, सपोज अ पोटेंशियल SUPPOSE, सपोज अ पोटेंशियल V is applied, suppose a potential V is applied across the end of the conductor of length L, across the end of the conductor of length L। तुम्हारे बुक में भी है, देख लो, ताकि कहीं कोई माने एरर ना हो। and having cross section area capital A, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। अब लिखो ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस V एरिया, हाँ ए कैपिटल है ना, एरिया कैपिटल ए। फिर ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैपिटल E is produced at every point, produced at every point, density E is produced at every point, at every point in the electric in the conductor। फिर लिखना thus the force exerted on an electron exerted on an electron is given by, ये लिखना F इक्वल माइनस कैपिटल E इंटू स्मॉल ई।
हाँ, कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई। यहाँ पे क्या क्या है इसमें? कैपिटल ई फील्ड इंटेंसिटी है, ई चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे। पहले माइनस है क्या? हाँ, माइनस सर, कैप, एम में लिखा है। हाँ बाद में आएगा। माइनस है ना? हाँ, माइनस कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई, फोर्स हो गया। अब उसके नीचे लिखो इफ स्मॉल एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ स्मॉल एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, mass of electron, then produced acceleration, then produced acceleration A equal F upon m equal माइनस कैपिटल ई स्मॉल ई अपॉन एम। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देना। अब उसके बाद लिखोगे लेट कंडक्टर हैव n फ्री इलेक्ट्रॉन, n फ्री इलेक्ट्रॉन, n स्मॉल n, n फ्री इलेक्ट्रॉन having initial velocity u1 u2 u3 dash 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 un, इलेक्ट्रॉन having initial velocity u1 u2 dash dash करके un लिख लेना, and terminal velocity no sorry क्या लिखे u1 u2 लिखे हो ना, हाँ, and time taken tau 1 tau 2 dash 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 tau n। ठीक हो गया, यहाँ तक लिख ले। अब लिखो नाउ टर्मिनल वेलोसिटीज करके v1 v2 vn ये सबको लिख दो। नाउ टर्मिनल वेलोसिटीज v1 v2 dash dash vn, वेलोसिटीज बहुत सारे वेलोसिटी v1 v2 vn इन सबको लिखो। A into tau 1 है ना? हाँ, a इंटू टाउ 1 ये a इंटू टाउ 2 ऐसा ही है सर। हाँ, ये tau n का। अब उसके बाद ये सब यहाँ तक vn तक लिख लिए। उसके बाद लिखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज गिवन बाय, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल इतना v1 प्लस v2 प्लस डैश डैश vn अपॉन टोटल डिवाइडेड बाई n। Due to velocity v1 vd इक्वल v1 प्लस v2 प्लस डैश 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 vn होल डिवाइडेड बाई n। इसके बाद यहाँ एक लाइन लिख लेना, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ v1 v2 डैश डैश vn वी हैव करके ये लिखना। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ v1 v2 v3 डैश 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 vn वी हैव
लिख लिए ये यहाँ तक। हाँ, फिर नीचे लिखना बट वी नो दैट एवरेज थर्मल वेलोसिटी u1 और रुको now average थर्मल वेलोसिटी ऐसा करके इतना पार्ट को लिखना इक्वल 0, ये वाला पार्ट 0 हो जाता है। उसको तो एक बार लेट क्या लिखूं उसको नाउ? कहाँ लिखना? अभी तो बोले लिखोगे नहीं, बस उतना ही बस को लिखना है। हाँ, ये तो लिख ले इतना को, उसके नीचे करके लिखना ये 0 होता है इतना, तब फिर वी डी इक्वल वो आएगा। पार्ट को क्या बोले? ऐसे लिखना है u1 plus u2 dash dash plus un upon n is equal to 0। हाँ, दिया तो है, देखो ना। ये थर्मल वेलोसिटी मतलब जो टेम्परेचर के कारण इधर उधर भागते रहता है इलेक्ट्रॉन ना, वही उसका इनिशियल वेलोसिटी, बट रिजल्टेंट इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, क्योंकि वो अपने मीन पोजीशन के इधर उधर वाइब्रेट करते रहता है, वो मूव नहीं करता कहीं। दिस इम्प्लीज गए रे, क्या हुआ? हाँ, दिस इम्प्लीज दैट वी डी इक्वल एक्सेलरेशन ए इंटू दिस इम्प्लीज दैट वी डी इक्वल एक्सेलरेशन ए इंटू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डैश 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 टाउ n होल डिवाइडेड बाई n। अब फिर उधर लिख देना Implies that you are वी डी इक्वल सिर्फ इतना को लिखो, ये तो 0 हो गया तो फिर उधर लिख देना। वी डी इक्वल करके उसको लिखा है। हाँ, इतना। हुआ देखो। हाँ, आगे के उधर बता दो। हाँ, और वो जो वी डी इक्वल लिखा है ना उधर, उसको तुम ना इक्वेशन सेकंड लिख लेना। वो जो ऐसा एरो करके किनारे में लिखा हूँ मैं। और फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव करके वी डी इक्वल माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ, ये लिख। हाँ, ऑन डिवाइडिंग ना, यहाँ पे क्या करना है बोले तो 1 और 2 भी था। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव करके फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को कंबाइन करके हम ये लिख सकते हैं, लास्ट में जो लिखा है वो। अब मोबिलिटी है नेक्स्ट हेडिंग। हाँ, क्या है मोबिलिटी, पहले ये समझने का है। हाँ, देखो मोबिलिटी हेडिंग डाल दिए। यहाँ पे देखो मोबिलिटी है क्या चीज़, पहले ये बता रहे तुम्हें। मान लो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, ठीक है ना, तो उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी इलेक्ट्रॉन का Vd होता है। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल E हो तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसको मोबिलिटी कहते हैं। ये ऐसा समझो, जब अपन E फील्ड लगाए तो हो गया ना, मिटा दें। सूख जा रहता है तो जल्दी मिटता है, बल्कि गीला में ये लग जाता है थोड़ा सा।
ऐसा देखो, अपन ना इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी कंडक्टर के अंदर में, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब ई इंटेंसिटी है तो इसके अकॉर्डिंग जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो वी डी है। जब इंटेंसिटी ई है तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है। तो यूनिट इंटेंसिटी में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, वी डी अपान ई। ये जितना ज़्यादा होगा उसकी मोबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। मतलब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे जितना ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस होगा उसमें जो चार्ज कैरीज हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो भी है, जिसको अपन हिंदी में करंट आवेश वाहक कहते हैं, चार्ज कैरीज में चार को इधर उधर ले जाने वाला, तो उसकी जो वेलोसिटी उतना ही माने मोबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा जितना कि यूनिट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी। माने वी डी अपान ई का रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही तेज़ वो मूव करेगा। ठीक है, तो लिख लो, डेफिनेशन लिख लो मोबिलिटी का। लिख, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड produced electric field intensity E is known as mobility. Electric field intensity E, capital E, is known as mobility of charge carrier known as mobility of charge carrier CARRIER। ठीक है, अब अभी लास्ट में हमने क्या फार्मूला डिराइव किया था, वी डी इक्वल कितना निकाले थे, कैपिटल ई स्मॉल ई अब अपॉन में एम, और यहाँ पे टाउ, ये है ना। अब ये वी डी था ना, तो ई को इधर ले आओ। दिस इम्प्लीज दैट वी डी अपान ई इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस ई इंटू टाउ अपान एम। ठीक है, बस ई को ट्रांसपोज करके इधर लाया हूँ। और इसी को क्या कहते हैं अपन, क्या, मोबिलिटी। मोबिलिटी को किससे इंडिकेट करता है ये तुम्हारे बुक में, म्यू से। हाँ, दिस इम्प्लीज दैट मोबिलिटी म्यू इक्वल माइनस ई इंटू टाउ अपान एम है। कैसे, चलिए हम दूसरा सिंबल दिया है क्या, तो क्यों कन्फ्यूजी आ रही है, तो म्याऊ म्यू तो उसमें अब एन थीटा फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऐसा वैसा दिया, लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, चार्ज कैरियर के बाद इसी को वी नो दैट करके, वी नो दैट दिस, ये तो जानते हो, अभी डिराइव किए हो तुम। वी नो दैट वी डी इक्वल दिस implies that this upon this equal this, and Vd upon E known as mobility and indicated by letter mu, hence mu equal this। लिखा, ये बताऊँ फिर से, ये तो हमने डिराइव किया है ना लास्ट आर्टिकल। हमको Vd अपॉन E का रेशियो निकालना है, तो E को इधर ट्रांसपोज कर दिए, तो Vd अपॉन E इक्वल ये मिल गया। अब ये तो मोबिलिटी की डेफिनेशन से, इसको मोबिलिटी का, हाँ, म्यू म्यू ऐसा ही, ये ऐसा ऐसा मेरे से अच्छा से बनता नहीं, म्यू बोलते हैं, वी वाले को न्यू बोलते हाँ, हैं, ये यू वाले को न्यू बोलते हैं। ऐसा करके एन टाइप रहता है ना, उसको शायद न्यू बोलते हैं, है ना। अच्छा अच्छा, हाँ, वी टाइप ऐसा मेरे को याद, ऐसा छोटा सा रहता है। ये लेटर, ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर है। एक तो सिंबल का जो बुक आता है 5-7 रुपये में मिलता है। तो कौन सा नहीं, जिसको न्यू बोलते थे, एम से शायद होता था, नहीं न्यू वी को एम वाला होता है। यही है न्यू, जो फ्रिक्वेंसी वगैरह तुम साउंड में पढ़े होगे, इसको न्यू माना होगा फ्रिक्वेंसी को, ऐसा कुछ।
हाँ तो ये म्यू, आप वहाँ पे तो कुछ सॉलिड बना रही ये बता ऐसा लिखता है, ये मैं मेरे से बनता है ऐसा ही है, मैं ऐसे लिख दिया हूँ। ये क्या नहीं समझ में आ रहा है तेरे? भी नहीं है ये, ऐसा वो जो पढ़े हो ना फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़े होगे, फ्रैक्शनल कोफिशिएंट है। ऐसा तो रहता है ना। हाँ वही तो, अब मेरे से ऐसा बना। हाँ डब्लू टाइप दिख रहे थे तो यहाँ अलग बनाने की कोशिश किया था, ये ऐसा रहता है। आप यू बनाइए और यू का मूछ निकाल दो सीधा। हाँ और अच्छा ठीक है। ग्रामर का सही तो वैसे तो बनता है। जैसे अल्फा को देखिए तो अल्फा को ए जैसे लिखते हैं, पहले उसका असर गलत टाइप से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग को मैं डेराइव करूँगा बोर्ड में, तब तुमको समझ के फिर लिखना है उसको। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मिटा दें इसको। अपन ना ऐसा एक ठो कंडक्टिव टुकड़ा ले लेते हैं, कंडक्टर का एक ठो ऐसा छोटा सा। इतना मोटा वायर जब जोड़ोगे तो कभी शॉर्ट सर्किट होगा तो पूरा घर में आग लग जाएगा, लेकिन ये वायर नहीं टूटेगा। पतला वायर क्यों लगाते हैं, मतलब ज़्यादा जितना ज़्यादा मोटा वायर रहेगा ना उतना ही शॉर्ट सर्किट हुआ कहीं तो उधर शॉर्ट हो गया और डिस्कनेक्ट हो गया तो ठीक है, और नहीं तो आग लग जाएगी। हाँ ये छोटा सा टुकड़ा है किसी कंडक्टिव वायर का या कंडक्टर का। अब समझ लो पहले फिर लिखना है ना। क्या है ये, कौन सा है, क्या हेडिंग बोला हूँ मैं? इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना, ये रिलेशन है समझो इसके बीच में। अब यहाँ पे मान लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है क्या हो गया, अरे उसको ना एक ठो उसमें रख के गले से लटका के रखा करो, कभी गिरेगा ही। हाँ तो देखो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें एन है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या है मालूम, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो एन है यूनिट वॉल्यूम में। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो वी है। क्या लेता है, वी डी लेता है, हम भी वी डी ले लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है। अब यहाँ पे इसकी जो लंबाई है, लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है वो है मान लो एल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बस मैं जो तुम्हारे पुस्तक में जो भी किया होगा यहाँ ध्यान से देखना, वही चीज़ एकदम छोटे में भी आएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वी डी लंबाई का एक टुकड़ा ले लेते हैं। मान लो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है वो वी डी है, और वी डी क्या है यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। अब इस वी डी लेंथ में टोटल जो इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताओ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कौन बताएगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन लेंथ वी डी ऑफ कंडक्टर। फ्री देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, एन है, यूनिट वॉल्यूम में इतना इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जितना वॉल्यूम होगा उसमें एन से इंटू करोगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा। यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है ए, लेंथ कितना है वी डी, ठीक, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है एन। तो वॉल्यूम इंटू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें आएगा, ठीक है। अब चार्ज कितना होगा,
इतने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज को अपन ई से इंडिकेट करते हैं। तो इसमें कितना चार्ज होगा, AVDN इंटू ई, इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, तो चार्ज इतना हुआ। अब देखो ये VD, जितने एक सेकेंड में जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें इनसाइड में जब पार करता है इसे इसको, तो एक सेकेंड बाद यहाँ से यहाँ तक जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब इसको पार करके, माने इस जो बॉर्डर है ना इसको पार कर जाएगा। ध्यान से सोचो क्यों मालूम, किसी भी एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, VD, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था पार करके यहाँ नहीं पहुँच जाएगा एक सेकेंड में। तो कुल मिला के इतना में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सेकेंड बाद इस पूरे एरिया को छोड़ के इधर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? ध्यान से भाई ऐसा समझो, तुम एक इलेक्ट्रॉन है, एक सेकेंड में यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पहुँच जाएगा, माने इसको पार कर जाएगा। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जब पहुँच जाएगा तो इसके भीतर जितने भी इलेक्ट्रॉन है इसको पार नहीं कर जाएंगे एक सेकेंड में। जब शुरू वाले में जो इलेक्ट्रॉन है, शुरू वाला जो बॉर्डर है, वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आउटर में पहुँच जा रहा है तो इसके भीतर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस क्रॉस सेक्शन को पार कर जाएगा। वही तो मैं भी सोचा। तो ये समझ में आ गया इतना समझ में। अब कुल मिला के एक सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज फ्लो होगा, इतना ही तो फ्लो होगा। और पर सेकेंड जितना चार्ज फ्लो होता है किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से उसको अपन क्या कहते हैं, करंट। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकेंड इज नोन एज करंट। तो ये एक सेकेंड में इतने सारे चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया को पार कर जाएगा। तो इस तरह से फ्लोइंग करंट इक्वल होगा NEAVD। यही आया होगा, देखो तो करंट का जो फार्मूला है। ओ ए रहेगा, ये तब नहीं रहेगा जब वो चार्ज डेंसिटी निकालेगा। इसमें आया तो है पार्ट वाला हाँ, करंट डेंसिटी निकालना है, माने I/A करना है। ए को इधर ट्रांसपोज कर दोगे तो करंट डेंसिटी आ जाएगा। करंट डेंसिटी क्या मानता है, करंट डेंसिटी को किससे इंडिकेट करता है? हाँ, तो करंट डेंसिटी जो है J इक्वल हो जाएगा I/A इक्वल, इस A को इधर ट्रांसपोज कर दोगे तो आ जाएगा NEVD। यही आया होगा करंट डेंसिटी। देखो तो ये जो मैंने डिराइव किया वो समझ में आया कि उसमें भी ऐसे ही किया है कि कुछ अलग किया होगा। देखो बस ना, उसमें लेंथ में, टोटल लेंथ में लेके L से डिवाइड किया होगा। देखो हाँ, हाँ, ये इंटेंसिटी निकाला V/L करके, और इधर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। ध्यान से पढ़ो शुरू से आखिरी तक। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तक तो ठीक है, NaL तक वो पूरे लेंथ में निकाल रहा है वो, ठीक है ना, मैंने पूरे के पूरे L लंबाई में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो निकाल रहा है। अपन क्या किए हैं, हाँ, उसमें VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितना है उतना ही लेंथ का हमने कंडक्टिव का टुकड़ा ले लिया है, बस यही चेंज है। नहीं, पूरे के पूरे लंबाई में ले लिया है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होगा, AL पूरा वॉल्यूम होगा पूरे का, उसमें N से इंटू करेगा तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे कंडक्टिव टुकड़े में आ जाएगा। अब उसमें E का इंटू करेगा तो चार्ज आएगा। हाँ, तो चार्ज, तो इस तरह से। अब उसके बाद वो क्या किया, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये क्या करेगा, V/L बराबर E होता है, या V इक्वल E इंटू D या E इंटू L होता है, फार्मूला पढ़ेगा। तो उससे ये जो E इक्वल V/L यूज़ करेगा, और उसके बाद फिर वो ये
टाइम जो है ना, टाइम L/VD, कितना टाइम लग रहा है उसको एल डिस्टेंस को कवर करने में, वो निकालेगा वो। क्यों भाई, उतने टाइम तक चार्ज फ्लो होंगे उसमें, तो टाइम निकालेगा L/VD करके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो t सेकंड में या t जितना भी आएगा L/VD, उतने समय में पूरे इसमें के इलेक्ट्रॉन उस टुकड़े को पार कर जाएंगे। t समय में पार कर रहा है तो जो चार्ज आया है उसको t से डिवाइड कर देगा, तो करंट आ जाएगा, क्योंकि जब फ्लोइंग चार्ज अपॉन टेकन टाइम इक्वल करंट। ठीक, तो तुम जैसा तुम्हारे बुक में अच्छा लगता है तो ऐसा कर लो, ये अच्छा लगता है तो ऐसा कर लो। देखो तो कहीं पे लिखना चाहोगे कि पुस्तक से भी ठीक है, वैसे चाहो तुम पुस्तक से भी लिख सकते हो। पुस्तक में थोड़ा लंबा गया है, इसमें थोड़ा छोटा हो गया है। नहीं है ऐसा, ध्यान से पढ़ तू। इसको सीधा उतार दें, हाँ थोड़ा सा इसमें तोड़ कुछ और आगे पढ़ेंगे। पूरा खुल गया आप। हाँ लिखो, चलो इसमें इसको लिखना है तो मेरे को लिखवाना पड़ेगा, और पुस्तक से लिखना है तो बढ़िया पुस्तक में। डायग्राम पहले बनाएंगे। हाँ बनाए चले। पहले बना दें। हो डायग्राम बनाएं। ऐसा ले लेना, इसको A डैश ले लेना, इसको B डैश ले लेना। उसमें चार्ज नहीं नहीं। देती। इसी को बनाओगे जब ऐसा लिखोगे। लिखो पहले। ऐसी नहीं जाएगा उसमें चार्ज। अच्छा बना ली, अच्छा ठीक। तो सूचना पटल पे लिख दिया करना तू क्या क्या करने वाली, तो पहले जानकारी रहे। अरे यहाँ सूचना पटल। इंफॉर्मेशन बोर्ड। नोटिस बोर्ड। इसको ये सब नहीं देंगे। नहीं, तो डायग्राम बना फिर मैं दिखाता हूँ। बना ली। हाँ तो थोड़ा शांत बैठ, सबको बन जाए। हाँ ये ठीक। सब नहीं देंगे ऐसा। हाँ सर्किट वगैरह। नहीं, सर्किट की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं भी से करंट आ रहा है उसमें, सर्किट है ना। तो हाँ चल लिखो, तो लिखो लेट A डैश B डैश, let A dash B dash be the part of a conductor having length VD, VD के आगे ब्रैकेट में लिख देना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ब्रैकेट में लिखना। हाँ उसी के आगे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है भाई। और फिर लिखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज एन, लेंथ की जरूरत नहीं है, लेंथ को छोड़ देना। एन। अब लिखो लेंथ को, यहाँ पे हमारा जो लेंथ लिए हैं उसका कोई यूज़ नहीं है, इसलिए उसको तुम छोड़ सकते हो। अब लिखो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए, पासिंग थ्रू ए डैश, पासिंग थ्रू ए डैश passing through A dash having cross section area A इक्वल करके लिख देना AVDN। अब लिखो नाउ चार्ज, सर हाँ मास बोले कि क्रॉस? हाँ? मास कौन सा? मास नहीं लाए हैं। हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A, हैविंग मास कहाँ से आ जाएगा इसमें, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया A
हो गया। अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या लिखे हो? चार्ज अच्छा हाँ, नाउ चार्ज Q इक्वल, Q लिख लेना है स्मॉल q, नाउ चार्ज Q इक्वल AVDNE, यहाँ सामने में ब्रैकेट में लिख देना, पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया एट A डैश इन 1 सेकेंड, पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया एट A डैश इन 1 सेकेंड। at 8 is in 1 सेकेंड। हेंस करेंट I इक्वल NEAVD, क्योंकि 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को तो करंट कहते हैं। हेंस करेंट I इक्वल NEAVD, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर लिखना नाउ करेंट डेंसिटी इक्वल ऐसा करके J इक्वल I अपान A इक्वल इतना। नाउ करेंट डेंसिटी J इक्वल I अपान A इक्वल NEVD, बस इतना ही में आ गया है वो रिलेशन। अब तुम ना ऐसा चीज़ पढ़ने वाले हो जो तुम 10th में पढ़े हो, ओम्स लॉ। क्या है ओम्स लॉ बता सकते हो? कौन बहुत 10th में 11th में नहीं पढ़े? 11th में कहाँ से आएगा इलेक्ट्रिसिटी? 11th में थोड़ा सा सिर्फ एक टॉपिक। अच्छा, मैं ऐसे बता दिया था, वो पढ़े हो कि बुक में नहीं है? 12th में भी आया था जिसको मैंने लिखी। 11th में पता नहीं, 11th सिलेबस में मैं नहीं देखा हूँ कहीं पे। चलो ठीक, ओम्स लॉ क्या है तो फिर पढ़े हो, 2 बार तो याद होना चाहिए। फिर तो 10th में भी पढ़े हो, 11th में भी पढ़े हो, और 12th में फिर पढ़ने जा रहे हो, मतलब हाँ, तब तो याद होना चाहिए। प्रैक्टिकल भी किए थे, पता नहीं क्या क्या किए थे फिर तुम लोग। प्रैक्टिकल तो सोचा रहता था। अच्छा, तो चलो प्रैक्टिकल को हटा दी। हम लोग पीएन करते जंक्शन, हैं। हम लोग पीएन जंक्शन कराए थे, हम लोग कर भी लिए थे, पता अभी कुछ नहीं। हाँ, पीएन जंक्शन का तो खैर इंस्ट्रूमेंट आता है बॉक्स टाइप। हाँ वो हाँ, तो खैर अभी सेमीकंडक्टर में मत जाओ, अभी तो सिर्फ ओम्स लॉ जो कि इतना बार पढ़े हो, एक लाइन में है कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट इफ ऑल अदर सर्कमस्टेंसेस रिमेन सेम। इतना ही है वो, है ना। मतलब अब तुम एक्सपेरिमेंट भी किए होगे तो क्या किए होगे, पोटेंशियल को बढ़ाते जा रहे होगे और उसमें बहने वाला करंट को मेजर करते जा रहे होगे और हर बार V और I का रेशियो निकालते रहे होगे। तो V और I का रेशियो जो है हमेशा अप्रॉक्सीमेटली फिक्स आता है, और वही उस जो टुकड़ा है जो रेजिस्टेंस उसमें जोड़े रहते हैं उसका मतलब जो भी मेटल का जो टुकड़ा जोड़े रहते हैं उसका रेजिस्टेंस होता है। ये एक्सपेरिमेंट में किए होगे। तो यहाँ पे अब ठीक है, ओम्स लॉ तुम पढ़ लिए। अब मैं तुमको ये सामान्य सा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है जो ओम्स लॉ कहता क्या है। जैसे अपन मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोड़ दिए, ठीक है, ऐसा एक रेजिस्टेंस जोड़ दिए, यहाँ पे सोर्स को जोड़ दिए, एक ठो ऑन ऑफ स्विच भी लगा देते हैं, ऐसा है। ये मान लो V वोल्ट है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसमें I करंट बह रहा है। तो ये जो V है, तुम ये पढ़े हो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये तो पढ़े हो, माने याद होगा, इतना तो पढ़े हो। तो ये V क्या शो करता है, किसका वोल्ट? बैटरी का। तो कहाँ किस 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस? पॉइंट का तो नाम नहीं होगा। अरे यही तो मैं जानना चाह रहा था। रेजिस्टेंस के दोनों जो छोर है ना, यहाँ से यहाँ तक,
यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये शो करता है वो, उसी को अपन ड्रॉप्ड पोटेंशियल कहते हैं। मैं तुमको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। देखो मान लो हमारे घर की जो वोल्टेज की सप्लाई कितना होता है 220 घरेलू, हाँ 220 240 जो भी होगा। अब ये सारे के सारे जितना इंस्ट्रूमेंट हम लगा रखे हैं वो 220 240 में काम करता है, इसलिए काम कर रहा है, ठीक है ना। यदि हम इसी सप्लाई में 120 वोल्ट में काम करने वाला कैसे किसी इंस्ट्रूमेंट को ऐसा कनेक्ट कर दें तो बढ़ उड़ जाएगा, वो तुरंत 60 हो जाएगा, होगा ना। अब यदि वो 120 में वोल्ट में काम करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हमको चलाना ही है इसी सप्लाई में, तो क्या करेंगे, यहीं पे उपयोग होता है ओम्स लॉ का। अब कैसे, थोड़ा बहुत डीप में जाके पढ़े होगे तो बता डालो। नहीं डीप में नहीं दिया था, ऊपर ऊपर तैर रहे थे। ऊपर हाँ ऊपर स्टेबलाइजर, वो तो स्टेबलाइजर माने वोल्टेज को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए, उसमें फ्लक्चुएशन मत हो इसलिए लगाते हैं उसको। एक और कुछ नाम था याद नहीं आ रहा। अरे देखो पता नहीं तुम लोग क्या पढ़े और क्या तुम्हारे टीचर लोग पढ़ाए हैं, ये तो ओम्स लॉ का क्या इम्प्लीमेंटेशन, अब उसमें भी तो याद नहीं है तेरे को। मैं पिछले साल भी यही सब बताया हूँ, मैं बताया हूँ कि ओम्स का लॉ का हम कैसे उपयोग करेंगे। अच्छा चलो खैर छोड़ो, ये 240 वोल्ट का मान लो सप्लाई है, यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट हमको जोड़ना है, मान लो ऐसा कोई बल्ब है जो 120 वोल्ट तक ही बर्दाश्त कर सकता है, तो यहाँ पे 120 वोल्ट या उससे कम आना चाहिए। अब यहाँ पे 240 वोल्ट है, तो यहाँ आते आते 120 हो जाना चाहिए। मतलब क्या है कि 240 से 120 कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे 120। तो ये जो V है, ये जो V लिखा है यही 120 है, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, एक अमीटर ले लेंगे, यहाँ पे सीरीज़ में जोड़ के इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है मेजर कर लेंगे, यहाँ एक अमीटर जोड़ देंगे, ऐसा करके यहाँ कट करके दोनों सिरों को अमीटर का ऐसे जोड़ देते हैं तो सीरीज में हो जाता है। अब इसमें मान लो करंट I बह रहा है, या मान लो 0.5 एम्पियर का करंट बह रहा है मान लेते हैं। अब कितना का रेजिस्टेंस इसमें जोड़ें कि 120 हो जाए, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है 120, तो R इक्वल क्या पढ़े हो, V मीन्स 120 अपॉन I 0.5 एम्पियर, इसको डिवाइड करोगे तो 240 आ जाएगा, 240 ओम। 240 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ से कट कर दो, यहाँ एक ठो 240 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ के इधर इस इंस्ट्रूमेंट को जोड़ दो, ये चलने लगेगा, कुछ नहीं होगा। यही ओम्स लॉ का उपयोगिता है, जो तुमको जो बताना चाह रहा है तुमको ये बुक में, वो जो पॉइंट है वो उसको छोड़ के बाकी सब समझ गए हो तुम। तो ओम्स लॉ मतलब जो V होता है ना, वो वोल्टेज ड्रॉप को शो करता है, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है किसी रेजिस्टेंस के दोनों एंड पॉइंट पे, वो V है। और फ्लोइंग करंट सपोज I है, तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप अपॉन फ्लोइंग करंट के रेशियो को ही हम वहाँ पे उसका रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तुम लोग अब पढ़ोगे ना स्कूल में, पूछना सर ऐसा ऐसा बात है 120 वोल्ट का हमारे पास उपकरण है, उसको घर में कैसे चलाएंगे। हाँ कैसे चलाएंगे, नहीं हमको चलाना ही है, बोलना 220 240 का भी मिलता होगा नहीं, लेकिन हमको 120 वाला ही चलाना है, कैसे चलाएंगे। तो बड़ा ढीठ है, मत चलाना जा, ऐसा बोल के भगा देंगे वो लोग। तो ये ओम्स लॉ है। तो घर जाके लगा के देखेंगे कैसा जाके जो उसमें खोजेंगे, फिर आजकल तो गूगल बाबा बैठे हैं, वही खोज लेंगे। रुको मैं एक मिनट आता हूं। हाँ तो ओम्स लॉ तुम्हारे बुक में लिखा है, देखो वही कुछ लिखा है, वो बुक में जो लिखा है वो मैं जो बताया वो उसमें कुछ सिमिलरिटी नज़र आ रहा है तुम लोग को कि नहीं। देखो यहाँ पे लिखा है, देखो ये कौन खोजा है, ये जर्मन साइंटिस्ट है जॉर्ज साइमन ओम। इन द ईयर ऑफ 1828 propounded the most fundamental law of electricity known as Ohm's law. According to this law, if the physical condition of the conductor such as temperature और उसका मैकेनिकल स्ट्रेन एंड डायमेंशंस, ये सारे के सारे मतलब जो अदर जो फिजिकल कंडीशन है वो सेम बना रहे। ऐसा इसलिए बोल रहा है
क्योंकि यदि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बदलता है ना रेजिस्टेंस का, तो उसमें से बहने वाला करंट बदल जाता है, समझ गए? हाँ, लंबाई बढ़ता है तो बदल जाता है। तो बाकी सारे कंडीशंस यदि सेम बना रहे तब उस कंडीशन में हाँ देन द करेंट लंबाई में शायद कम होता है। हाँ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। एक फार्मूला में डायरेक्ट करके बता दूंगा थोड़ी देर में। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है। मतलब छोटा चार्ज अगर है केवल तो जल्दी चार्ज होगा जितना लंबा। नहीं, वो केबल का रेजिस्टेंस लगभग 0 के आसपास तो होता है। मंगा लिए थे 1.5 मीटर का तभी चार्ज। हाँ तो देखो यहाँ पे ये लिखा है देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर के सिरे पे ले रहा है, मैंने पूरे कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये मेजर कर रहा है। ये जिस टुकड़े से हमको कितना करंट बह रहा है नापना है, तो उसके दोनों सिरों के बीच में वोल्ट मीटर लगा देना, वो वोल्टेज बता देगा। मीटर को सीरीज में जोड़ लेना, कितना करंट बह रहा है वो बता देगा। दोनों का रेशियो ले लोगे तो उस पूरे कंडक्टर का कितना रेजिस्टेंस है वो बता देगा। ठीक, अब अभी हम क्या पढ़े हैं कि आई इक्वल करंट इक्वल एन ई ए वी डी, ऐसा पढ़े हैं ना। करंट आई इक्वल एन ई ए वी डी पढ़े हैं, तो इसी से उसको अब जोड़ो तो कैसे कनेक्ट करोगे। ये हो गया, समझ में आया क्या? ओम्स लॉ पता नहीं, बोल दे कल तक पता नहीं रहेगा भी नहीं दिमाग में। अभी हम पढ़े हैं आई इक्वल एन ई ए वी डी, यही पढ़े हैं। अब यहाँ पे हमको देखो वोल्टेज अभी और इसमें क्या पढ़े हो, एन ई ए वी डी है, हमको इसको ई से रिलेट करना है। इसमें पोटेंशियल वाला वर्ड आना चाहिए। कैसे आएगा सोचो जरा, पोटेंशियल वाले शब्द इसमें कैसे लाएंगे? वी इक्वल क्या होता है? वी इक्वल आर आई होता है ना, वी इक्वल आर आई। तो वी इक्वल क्या होगा यहाँ पे? आई तो यही है, आर आई मतलब एन ई ए वी डी, ठीक है। अब पोटेंशियल क्या होता है? ई इंटू सपोज उसका जो कंडक्टर की लंबाई एल है तो ई इंटू एल लिख सकते हैं, पोटेंशियल को ई इंटू डी, ऐसा ई इंटू एल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई इंटू एल इक्वल आर एन ई ए वी डी। आर निकालना है हमको, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ई एल अपान आर तो इधर बच गया, एन ई ए वी डी। अब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? ध्यान से देखो, मान लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट है, किसी भी सब्सटेंस की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो भी फिक्स रहता है। ये रेजिस्टेंस जिसमें जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम उसका रेजिस्टेंस होगा। यहाँ से पता चल रहा है कि नहीं? ऐसा कुछ फार्मूला आया है कि नहीं? देखो तुम्हारे में है, हाँ एल लेंथ है। ये एम इंटू एल जो लाया है, हमारे में एम नहीं आया है। वो जो वी डी का वैल्यू रख दो ना, उसमें वी डी का वैल्यू क्या आया है उधर देखो तो, एक जगह लिखे हो तुम, ये दे तो वी डी कहीं निकालें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, ऐसा कुछ आया है ना? हाँ, माइनस कैपिटल ई इंटू एल अपान एन ई ए तो रहेगा। वी डी का वैल्यू क्या आया है? इस कैपिटल ई माइनस कैपिटल ई स्मॉल ई अपान एम। तो हाँ, तो एम को एम टाउ ऊपर में है ना, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे ई कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस कहाँ गया? और माइनस को छोड़ दो तो केवल डायरेक्शन बताता है ना फ्लो का। माइनस क्यों लिखते हैं मालूम है? क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो पॉजिटिव ब्राइट की ओर मूव करता है। हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट को लेते हैं,
क्यों लेते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव रॉड की ओर जाता है और जो पॉजिटिव जो मॉलिक्यूल्स हैं जो आयोनाइज्ड हो गए हैं वो नेगेटिव रॉड की ओर जाते हैं, मतलब वो करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये ई कैंसल आउट हो जाएगा और आर इक्वल हो जाएगा एम एल अपान एन ई ए, ई तो हो गया है, ई कैसे दो बार आ गया? इसीलिए तो ई स्क्वायर है। कौन सा है ना स्क्वायर, तो कर दो, है तो ई स्क्वायर और टाउ इतना है क्या? अब यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन का मास तो कांस्टेंट है। अब वो क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो सकता है। ये जो टाइम आप ये जो है ना क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं इसको, टाउ को। हाँ, दो टक्कर के बीच लगने वाला समय, उसके बाद वो रिलैक्स करता है, फिर टकराने के बाद फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ता है। हाँ, तो वो किसी एक सब्सटेंस के लिए शायद वो कांस्टेंट रहता है। तो क्या क्या पे डिपेंड करता है? एम कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कांस्टेंट होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे वो कांस्टेंट है, और यदि टाउ भी कांस्टेंट है तो किस पे डिपेंड कर रहा है? एल पे और ए पे। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो ये रिलेशन आगे ना तुम पढ़े होगे। आर किस पे डिपेंड करता है? लेंथ एल पे और क्रॉस सेक्शन एरिया ए पे। जितना ज़्यादा लंबाई होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, जितना मोटा होगा वायर उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो ये आया ऐसा रिलेशन उसमें। तो देखो अब यहाँ पे क्या चीज़ समझ में नहीं आया देख लो तुम। हालांकि मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा अलग है मेरा पुस्तक से, जो फार्मूला यूज़ करके मैं वैल्यू कैपिटल ई वो फील्ड इंटेंसिटी। हाँ, जैसे ही किसी वो चार्ज इन इलेक्ट्रॉन, देखो कैसे इंटेंसिटी आ जाएगा। हाँ, वो जो ई है ना, जैसे ही हम वायर के दोनों सिरों को जोड़ते हैं ना सोर्स से, वायर के अंदर हर पॉइंट पे एक फील्ड इंटेंसिटी ई प्रोड्यूस हो जाता है, और उसी इंटेंसिटी के कारण चार्ज पार्टिकल में एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स के कारण ही वो जो करंट जो क्या बोलते हैं चार्ज कैरीज है वो मूव करता है, और तब हम कहते हैं कि करंट बह रहा है। ठीक, बह रहा है। हाँ, अब है तो बह रहा, इसीलिए तो छू के देखना पड़ता है, तब पता चलता है कि करंट है। हाँ, नहीं तो बोल के नहीं बता देता कि हाँ मैं अस्तित्व में हूँ, तो कैसे आएगा? देखो एक ठो ना, इसमें ध्यान से देखना, मैं एक ठो चीज़ समझा रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में जब ये नक्शा बन जाएगा ना तो अपने आप तेरे को याद आ जाएगा। पानी भी बहता है उसी नियम से जैसा करंट बहता है, हर चीज़ वही है। क्या है देखो, इसमें ना पानी में हमको उसका जो रफ्तार है, वास्तव में रिजर्वायर रखे रहते हैं अपन ऊपर में, उसी में पानी भरा रहता है, और बाकी इधर जितने भी ब्रांचेज हैं सब से पानी अपन सप्लाई कर लेते रहते हैं। तो पर सेकंड जो सबसे मोटा पाइप है जो वहाँ टंकी से जुड़ा हुआ है, उसमें से पर सेकंड जितना किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को पानी की जितनी मात्रा पार हो रही है, इधर जितने भी अलग अलग ब्रांचेज हैं, छोटा छोटा पाइप, वहाँ नल यहाँ नल सब है ना, तो सभी में के क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकंड जितना पानी फ्लो हो रहा है सबको नाप लोगे और जोड़ोगे तो उतना ही होगा जितना कि मोटे पाइप के किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकंड पानी बह रहा है, क्योंकि सोर्स है उसी से जो आ रहा है, इधर ब्रांच में बट रहा है। पूरा वही बात करंट के लिए भी है। बैटरी क्या है? इसका सोर्स ऑफ एनर्जी है। बैटरी से पर सेकंड किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना करंट बहता है, उधर जितने भी ब्रांच हैं, जैसे इसी में देखो हमारे घर में सारे जो कनेक्शन है ना वो उसमें है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल में होता क्या है, वोल्टेज सेम रहता है, करंट बढ़ता है सब रेजिस्टेंस के रेशियो में। हाँ, और सीरीज में इसलिए नहीं जोड़ते क्योंकि एक को कट करेंगे तो सारा घर अंधेरा हो जाएगा। तो सभी जितने भी उपकरण हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, सब में टोटल करंट जो बह रहे हैं I1 I2 I3 है, सबको जोड़ोगे तो जो मेन वायर है उसमें जो करंट बह रहा है उसी के बराबर होगा, यदि किसी तरह से लॉस नहीं हो रहा है तो। ठीक है, वही पानी के लिए भी है। अब लेकिन सिर्फ एक ही फर्क है दोनों में, वायर को काट दोगे तो करंट बहना बंद हो जाता है, पाइप को काट दोगे तो पानी फैल जाता है सब तरफ।
तो यही भर डिफरेंस है। तो इससे क्या, विस्कोसिटी तो नहीं होगा यहाँ कहाँ विस्कोसिटी, उसमें आता है पानी में, क्या देखिए। आप एकदम बोले ना पानी है सेम से मतलब इसमें कैसा है हाँ, विस्कस फोर्स इसमें इलेक्ट्रिसिटी में वो होता है तो- अपोजिंग फोर्स। ये जो विस्कस फोर्स की जगह इसमें जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिटिव पावर, हाँ। वही विस्कस है समझो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्री मूवमेंट को रोकता है, वही उसका रेजिस्टेंस है। हाँ, तो मैं जो बता रहा था, ऐसा क्यों, सब चीज़ तो नियम लागू हो रहा है, लेकिन वायर को भी काट देते हैं तो यहाँ वहाँ करंट फैल जाना चाहिए, चार्ज पूरा उतना दूर, जैसे पानी फैलता है। तो पानी फैल जाता है और चार्ज नहीं फैलता। अरे सोचो ज़रा, होता क्या है, तुम ये भी सोच लेते थोड़ा, पानी को बहने में टाइम लगता है, करंट को बहने में, चार्ज को बहने में टाइम नहीं लगता है। जैसे ही तुम स्विच ऑन करोगे, सड़ाक से शुरू हो जाता है वो काम करना, कोई भी उपकरण रहे। तो होता क्या है, टाइम क्यों लगता है, क्योंकि पानी में जो है मैटर, द्रव्य, सब्सटेंस फ्लो हो रहा है। करंट में केवल फ्लक्चुएशन फ्लो होता है, कोई मैटर फ्लो नहीं होता है, केवल फ्लक्चुएशन है, वेव है समझो। वहाँ से एक तो फ्लक्चुएशन पैदा हुआ, कोरबा में सड़ाक से वो सारे पार्टिकल को प्रभावित किया, और वो जो फ्लक्चुएशन है ट्रांसमिट होता है। कोई द्रव्य या कोई जो मटेरियल ट्रांसमिट होकर नहीं आता है करंट के रूप में। अदरवाइज वैसे में तो करंट आ रहा है भाई, अभी चांपा पहुँचा है, ऐसा कहते हैं हम लोग, पहुँच जाएगा थोड़ी देर में। फिर भी कोई भी टेंशन नहीं होता बिल्कुल भी। आह, मान लो पूरा अर्थ में यहाँ पे है, अर्थ का पूरा सरकमफेरेंस का अर्थ पूरा यहाँ पे है, ये उसके लिए 1 सेकंड में हाँ, करंट जैसे ही ऑन करोगे सड़ाक से घूम के वहीं आ पूरा जाएगा। इंस्टेंट हाँ। ये ऐसा ही है जैसे वेव, वेव की भी स्पीड होती है। मान लो अपन इसी को ले लेते हैं, जो सन रेज जो आता है, वो भी तो वेव है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो। उसकी जो स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 8 मिनट लगता है। हाँ, तो सन से यहाँ तक आने में 8 मिनट लगता है। अर्थ का पेरीमीटर कितना होगा, इतना समय लगता है उस करंट को, वेव को पार बह के यहाँ तक आने में, कि हमको पता ही नहीं चलता टाइम डिले का। समझ गए? 2πr निकाल दो, 6400 किलोमीटर इसका रेडियस है अर्थ का, 2πr करके निकालो तो उतना ही किलोमीटर होगा। तो उतनी स्पीड की तुलना में वो है क्या चीज़ है, तो कुछ पता ही नहीं चलता उसमें। वेव भी ले लें तब भी समय लगता है, ऐसा बात है कि नहीं लगता, लेकिन इतना कम कि हमको एहसास ही नहीं होता है। तो इसमें बोले ना जैसे वो फ्लक्चुएशन होता है। हाँ, वही तो वेव ही तो है। टाइम बचा तो लाइट में हाँ, हाँ, ड्यूअल नेचर नहीं बोलते थे क्या पार्टिकल भी? वह ड्वेल नेचर ऑफ पार्टिकल, वो तो है। कितना टाइम हो गया देखो? अभी हो रहा है 6:36। तो आज बस इतना ही करते हैं, कल पढ़ के आओगे। कल ओम्स लॉ से संबंधित सुन लो पहले। 1 सेकंड। हाँ ना, नहीं। आज जल्दी आने का थोड़ा फायदा हुआ। हाँ। हाँ जा। क्या फायदा हुआ ऐसे तेरे? अच्छा, इधर खिड़की के पास बैठ गया, पंखा के नीचे बैठ गया, ऐसा? हाँ? इसका क्या ही फायदा ये तो वैसे ही हुआ ना, ट्रेन में जाते थे हम लोग, छोटे छोटे रहते तो खिड़की के पास बैठने के लिए लड़ते रहते। बैकअप जाओ। और ट्रेन में चलता है ना, ऐसे यहाँ खिड़की, यहाँ पे धूप आता है, बंद किया हूँ उसको, बंद भी नहीं होता चट्टी का।